हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जो हमारा सीटेट का दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका नेक्स्ट टॉपिक। 2 टॉपिक तो हम कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट था अभिवृद्धि विकास को हमने देखा, सेकंड किया विकास के सिद्धांत और विकास की अवस्थाएं, ठीक है। आज हम करेंगे आनुवांशिकताएं वातावरण, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और जो इनमें से ना लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे विकास के सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, अभिवृद्धि विकास में अंतर पूछ लिया जाता है, या इनका जो आनुवांशिकता वातावरण का विकास पर प्रभाव पड़ता है उसमें से लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। यानी हमारा इन 3 टॉपिक्स में 1 नंबर, कभी 2 भी पूछ लिया जाता है तो 2 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आनुवांशिकता, ठीक है। तो आनुवांशिकता क्या होती है? बच्चे को जो अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। और जैसे बच्चे का रंग हो गया, आँख हो गई, नाक हो गई, हम पैदा होते ही हम देखने लगते हैं कि इसकी आँख किस पे गई है, नाक किस पे गई है, रंग किस पे गया है। तो यानी ये सब गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं या अपने दादा दादी से, क्योंकि माता पिता का 50-50 हो गया, तो दादा दादी हो गए उससे हमें मिलते हैं 25% हो जाता है, ठीक है। तो हमें अपने पूर्वजों से जो गुण हमें मतलब विरासत में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहेंगे, यानी वंशाक्रम जो एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे हमारी इसमें उदाहरण हो गया आँख, नाक, रंग, चिंतन, यानी हम सोच कैसे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब ये सब गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, यानी उनसे मिलते जुलते गुण होते हैं, ठीक है। लंबाई, हमारी लंबाई मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, ठीक है। ये सब गुण हमें विरासत में मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। और जो शरीर का आरंभ होता है केवल एक कोष से होता है, और ये किससे बनता है? मातृ और पितृकोष से मिलकर बनता है, ठीक है। हमारे जो युग्मनज होते हैं यानी जायगोट, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जो ये 46 गुणसूत्र है इसमें से हाफ यानी 23 हमें माता से और 23 पिता से मिलते हैं, यानी हाफ हाफ होते हैं उनका, 50-50% होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक जायगोट, एक युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। फिर इस एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहा जाता है, जो मातृ पितृ कोष से बनता है, यानी दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है। जो हमारे 46 गुणसूत्र है उसमें से 23 मातृ कोष से और 23 पितृ कोष से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आगे से समझने के लिए हमने किया कि जो नर होता है यानी मेल, उसमें कौन से होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जो फीमेल यानी मादा है उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं? उसमें एक्स एक्स होते हैं, यानी दोनों सेम होते हैं। और जो हमारा नर है उसमें अलग हो गए एक्स और वाई, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों अलग अलग है। और मादा में दोनों सेम है, इनको अलग अलग किया, एक एक्स और एक वाई, ऐसे इनको मादा वालों को अलग कर दिया, यानी फीमेल को, ठीक है। तो जो मेल का एक्स है वो फीमेल के एक्स से क्रॉस करेगा, तो जो बच्चा बनेगा वो लड़की होगी, यानी एक्स एक्स, जैसे फीमेल में एक्स एक्स था तो ये भी फीमेल होगा इधर, ठीक है। इधर ये मेल का एक्स फीमेल के एक्स से करेगा तो क्या बनेगा? फीमेल ही बनेगा, यानी लड़की। प्राप्त होने वाली संतान कैसी होगी? लड़की होगी। अगर जो मेल का वाई है वो फीमेल के एक्स से क्रॉस करता है तो जो बच्चा होता है वो लड़का होता है, यानी पैदा होने वाला संतान क्या होगी? लड़का होगा, ठीक है। ऐसे ही फीमेल का वाई मेल का वाई और फीमेल का एक्स क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? लड़का, यानी पैदा होने वाली संतान क्या होगी? लड़का होगी, ठीक है। तो जो क्या हो गया? जो मेल का गुणसूत्र है वो ही हमारे लिंग को निर्धारित कर रहा है, क्योंकि फीमेल में दोनों सेम है पर मेल में एक अलग है, तो क्या हो गया? ये ही हमारे लिंग को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है, जिससे
पैदा होने वाली संतान में हमें पता चल रहा है कि लड़की के है या लड़का हो रहा है, मेल के गुणसूत्र की वजह से। ठीक है, आगे है जो हमें जो गुण हमें प्राप्त हुए हैं, यानी जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए, उन्हें हमने क्या कहा, आनुवंशिकता कहा। तो इस आनुवंशिकता का क्या प्रभाव होता है? शारीरिक लक्षण को तो हमने देख लिया कि हमारी आंख किस पे गई है, नाक किस पे गई है, रंग, लंबाई, हम सोच कैसे रहे अपने। ठीक है, तो वो हो गया हमारे शारीरिक लक्षण। बुद्धि भी इससे प्रभावित होगी आनुवंशिकता से, कि हमें अपने माता पिता से हमारे मतलब बुद्धि उससे प्रभावित होती है, जो गुण हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए। ठीक है, यानी हमारे जो माता पिता की बुद्धि है, यानी उनका IQ लेवल क्या है, उस हिसाब से हमारी बुद्धि का निर्धारण होगा। हम उस अपनी बुद्धि में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, आगे रुचि, हमारी रुचि यानी हमें किस में इंटरेस्ट है, ये भी हमारे माता पिता से मिलता जुलता हो सकता है या कुछ उनसे अलग भी हो सकता है। तो ये किसी ने आनुवंशिकता से प्रभावित होगी। स्वास्थ्य यानी हमारी हेल्थ हो सकता है, मतलब हमारे माता पिता स्वस्थ हो, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, तो हम भी स्वस्थ होने के चांस ज़्यादा हैं और बीमार होने के कम है। अगर उनसे भी कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो गई, वो एक आनुवंशिक बीमारी, अगर हमें माता पिता में से किसी को भी है तो हो सकता है बच्चे को भी हो, और लगभग होती ही है, यानी वो हमारे आनुवंशिक बीमारी हो गई, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। ठीक है, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो गया। ठीक है, व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है आनुवंशिकता से। जैसे हमारा माता पिता का व्यक्तित्व बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, तो हमारा भी होगा, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों से वो चीज़ मिली है। हो सकता है हम वातावरण के संपर्क में आके उसमें परिवर्तन करें, उससे और अच्छा भी बन जाए, हो सकता है उससे मतलब अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आगे अधिगम क्या हो गया? लर्निंग यानी सीखना। ठीक है, जितना हमारे माता पिता के पास है उतना तो लगभग हम में होगा ही, उससे हम बेहतर बन सकते हैं, यानी उसमें ये अधिगम हो गया, व्यक्तित्व हो गया, रुचि होगी, बुद्धि होगी, ये परिवर्तनशील होते हैं, मतलब इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो शारीरिक लक्षण है वो एक प्रकार से निश्चित ही होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, ये भी हो सकता है मतलब हमारा स्वास्थ्य वातावरण की वजह से खराब हो जाए, पर जहाँ तक लगता है कि माता पिता का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हमारा भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि और रुचि ये परिवर्तनशील हो गए वातावरण के संपर्क में, और शारीरिक लक्षण लगभग निश्चित होते हैं। ठीक है, आगे क्या है? यदि हमारे जो गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, उनमें कमी या अधिकता से हमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, अगर उनमें से कुछ कम या ज़्यादा हो गया तो हमारे शरीर में नॉर्मल सी बात है परिवर्तन हो, क्योंकि 46 गुणसूत्र निश्चित होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कम या ज़्यादा होगा तो अनिश्चितता आ जाएगी, अनिश्चितता से विकार होगा या किसी प्रकार की बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आगे दिया हुआ है, अगर हमें 45 हो जाते हैं यानी एक कम हो जाता है तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे? टर्न सिंड्रोम। ठीक है, अगर एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कई बार इन्हीं विकारों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी बच्चे में 46 की बजाय 45 गुणसूत्र उपस्थित है तो वह किस बीमारी से ग्रसित होगा? ठीक है, तो मतलब ऑप्शन में ये दिया होगा टर्न सिंड्रोम, तो हमें टर्न सिंड्रोम पे राइट करना होगा। ठीक है, ऐसे ही ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। आगे है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। जो मेंडल वैज्ञानिक हुए, हमने पढ़ा ये कि 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें मेंडल ने एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया था कि जो पौधा होता है वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करता है और अगली से अगली पीढ़ी में उसमें वो गुण आ भी जाता है। ठीक है, तो मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और जो जीन्स होते हैं, जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उन्हें आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है। जो हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, वो जो गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, और गुणसूत्र कितने होते हैं?
46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, ठीक है। आगे आनुवांशिकता के नियम, यानी जो ये आनुवांशिकता है वो किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान होती रहती है, यानी आगे बढ़ती है। तो पहला कौन सा है, बीजकोश की निरंतरता का नियम, यानी बीजकोश होता है वो नष्ट नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। आगे है समानता का नियम, यानी जैसे माता पिता वैसे ही संतान, यानी समान लक्षणों वाली, ठीक है। आगे है विभिन्नता का नियम, हो सकता है कि किसी माता पिता की संतान उनसे थोड़ा अलग हो जाए, यानी विभिन्नता का नियम ये कहलाता है कि माता पिता से भिन्न गुण वाली संतान, ठीक है। आगे है प्रत्यागमन यानी विपरीत प्रत्यागमन का नियम, यानी विपरीत गुणों का नियम, ठीक है। तो कई बार संतान मतलब माता पिता तो अच्छे होते हैं, ठीक है, पर संतान में उससे अपोजिट गुण आ जाते हैं, यानी विपरीत गुण हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रत्यागमन का नियम कहलाएगा। आगे है अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम, यानी जो माता पिता ने अपनी लाइफ में जो गुण मतलब अर्जित किए, यानी अपने जीवन के दौरान जो गुण उन्होंने अपने अंदर प्राप्त किए हैं, वो आगे वाली पीढ़ी में मतलब आगे वाली पीढ़ी में भी चले जाएंगे वो गुण। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहलाता है ये, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हमने अपने जीवन के दौरान अपने अंदर प्राप्त किए वो आगे वाली पीढ़ी में भी जाएंगे, ठीक है। आगे है वर्ण संकरता का नियम, जो मेंडल ने दिया था, ठीक है, यानी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आनुवांशिकता, यानी आनुवांशिकता विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण। तो वातावरण क्या होगा, आनुवांशिकता तो हमने देख ली, जो गुण हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए उन्हें हमने क्या कहा, आनुवांशिक गुण कहा, ठीक है। अब उसके अलावा भी हमारे विकास को कुछ प्रभावित करते हैं, वो है हमारा इन्वायरमेंट, यानी वातावरण, यानी हम किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, हमें किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वातावरण में वे समस्त कारक आते हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, ठीक है, हमारा परिवार हो गया, परिवार के सदस्यों का आपसी तालमेल हो गया, यानी वो कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब हमारे विकास को प्रभावित करेगा। स्कूल कैसा है हमारा, अध्यापक कैसे हैं, हमारी कक्षा के विद्यार्थी कहते हैं, यानी हमारे सहपाठी हमारा, ठीक है, हमारे सहपाठी कैसे हैं, हम अच्छे दोस्त बना पाते हैं नहीं पाते, समाज जिस समाज में हम रह पा रहे हैं वो कैसा समाज है, अच्छा है या नहीं है, तो ये सब गुण भी हमारे विकास को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि बच्चे का विकास होता है ना, वो न तो केवल आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है और न ही वातावरण पे, वो इन दोनों के प्रोडक्ट होते हैं, यानी इन दोनों को मिला के इनको गुणा करके बनेगा, यानी वातावरण भी जरूरी है बच्चे के विकास के लिए और आनुवंशिक गुण भी, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है जो विकास है, ठीक है। बच्चे के विकास के लिए वातावरण भी जरूरी है, अच्छा माहौल भी जरूरी है और आनुवंशिकता भी जरूरी है, क्योंकि अगर आनुवंशिक गुण तो ठीक है हमारे अंदर आ गए अपने माता पिता से, अगर उनको हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे, उनके विकास के लिए अच्छा वातावरण नहीं बना पाएंगे, तो उनका विकास नहीं होगा, वो जैसे थे वैसे ही करेगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई और बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे हम, तो विकास वहीं पे रुक जाएगा। तो वातावरण भी जरूरी है और जो गुण हमें माता पिता से मिले उसके विकास के लिए अच्छा इन्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, जो हमारा आनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम और वातावरण यानी इन्वायरमेंट विकास पर प्रभावित किस प्रकार करता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।